हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, 50 डेज क्रैश कोर्स में हम लोग अगली यूनिट पे पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है इकोलॉजी। इकोलॉजी यूनिट से करीब 10 सवाल आपके नीट में पूछे जाते हैं। 3 चैप्टर भी यहाँ पर हैं। एक चैप्टर इन्वायरमेंटल इश्यूज डिलीट कर दिया गया है। पहला जो चैप्टर यहाँ पर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इसमें से ऑर्गेनिज्म का टॉपिक भी डिलीट हो गया है। केवल पॉपुलेशन के बारे में हमें जानना है। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि हर एक यूनिट में एक साइंटिस्ट के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं रामदेव मिश्रा, और इनके बारे में नीट 2025 में सवाल भी पूछा गया था आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं। इकोलॉजी 3 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। चैप्टर यहाँ पर पहला है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, और इसमें बस हमें इंट्रोडक्शन लेना है और फिर पॉपुलेशंस के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो रामदेव मिश्रा 1908 में जन्म हुआ, 1998 में डेथ हुई। इन्हें कहते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, और यही सवाल आपसे नीट 2025 में पूछा गया था। इन्होंने पीएचडी की डिग्री ऑब्टेन की लीड्स यूनिवर्सिटी यूके से, यूनाइटेड किंगडम से, अंडर प्रोफेसर पियरसॉल 1937 में। और फिर इन्होंने इंडिया में पहला पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इकोलॉजी में स्टार्ट किया। करीब 50 स्टूडेंट ने इनके सुपरविजन में पीएचडी की डिग्री ऑब्टेन की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रामदेव मिश्रा के प्रयासों की वजह से एनसीईपीसी की स्थापना की 1972 में। दिस इज नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, और इसी कमेटी से आगे चल के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट की स्थापना हुई MOEF 1984 में। अब अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत होती है मैक्रोमोलिकुलर लेवल से, मैक्रोमोलिकुलर लेवल। और मैक्रोमोलिकुलर लेवल से लेकर बायोम तक जितने भी लेवल हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के, है ना, इसमें आपका मैक्रोमोलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम और बायोम आ जाता है। अब इनमें से आप जानते हैं मैक्रोमोलिक्यूल आप पढ़ते हैं सेल यूनिट में, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। सेल के लिए पूरा एक अलग चैप्टर है। टिश्यू के लिए चैप्टर 6 और 7 है क्लास 11 के। ऑर्गन के लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी है। अब बचे ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम एंड बायोम। इनकी पढ़ाई हम लोग इकोलॉजी में करते हैं। अब करें बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लेवल हैं, मैक्रोमोलिक्यूल से बायोम तक, हर लेवल पे 2 तरह के क्वेश्चन अराइज होते हैं, हाउ टाइप क्वेश्चन एंड व्हाई टाइप क्वेश्चन। हाउ टाइप क्वेश्चन कहता है कि भैया जैसे हाउ डज अ बर्ड सिंग, और दूसरा व्हाई डज अ बर्ड सिंग। मतलब चिड़िया गाना कैसे गाती है और क्यों गाती है। तो चिड़िया गाना कैसे गाती है, ड्यू टू वॉइस बॉक्स, जैसे सायरिंग्स कहा जाता है, एंड वाइब्रेटिंग बोन की वजह से। व्हाई डज अ बर्ड सिंग, बर्ड ब्रीडिंग सीजन में अपने साथी से कम्युनिकेट करना चाहती है। ब्रीडिंग सीजन में प्रजनन काल आ गया तो अपने साथी से कम्युनिकेट करना चाहती है। और अगर हम हाउ टाइप क्वेश्चन की बात करें तो ये हमें बताता है मैकेनिज्म ऑफ प्रोसेस की। और वाई टाइप क्वेश्चन सीख द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोसेस। अब जैसे हम बर्ड की बात करते हैं तो इसमें सायरिंग्स होता है जो कि वॉइस बॉक्स होता है, और ह्यूमन में या मैमल्स में लैरिंग्स होता है जो कि कार्टिलेज का बना होता है। वाई द फ्लावर्स आर कलर्ड विद नेक्टर एंड सेंटेड, तो ये कलरफुल इसलिए होते हैं, नेक्टर और सेंट इसलिए क्योंकि ये पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करते हैं। व्हाई डज कैक्टस हैज सो मेनी थॉर्न्स और स्पाइन, तो कैक्टस में स्पाइन या थॉर्न इसलिए पाए जाते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन का रेट कम रहे, और साथ ही साथ ब्राउजर या प्रेडेटर से बचने के लिए भी इनके पास ये कांटे पाए जाते हैं। इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो इकोलॉजी बेसिकली 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। कौन कौन से, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम एंड बायो। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के 8 लेवल हैं, जिनमें से 4 लेवल से रिलेटेड हमारी इकोलॉजी। ऑर्गेनिज्म का मतलब है किसी भी स्पीसीज का कोई एक सदस्य। पॉपुलेशन का मतलब है कि एक ही स्पीसीज के कई सारे लोग एक ही एरिया में रहते हो। कम्युनिटी का मतलब है कि कई सारी जातियां एक पर्टिकुलर एरिया में रहती हूँ। और इकोसिस्टम में कम्युनिटी के साथ कोई एबायोटिक फैक्टर भी आ जाता है, जैसे सनलाइट आ गई, सॉइल आ गई, वाटर आ गया। तो ऑर्गेनिज्म, एवरी इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड एन ऑर्गेनिज्म। Population is group of individual of same species living in a particular area.
अब बायोटिक कंपोनेंट को देखें तो लिविंग बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं और नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। कम्युनिटी में एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, जैसे एक मान लो आम का बगीचा है, आम के बगीचे में केवल आम के पेड़ लगे हुए हैं, तो आप उसे कम्युनिटी कहेंगे? नहीं, नहीं। अगर आम के ही पेड़ लगे तो आप उसे पॉपुलेशन कहेंगे, लेकिन कोई ऐसा बगीचा है, बाग है जहाँ पर कई तरह के पेड़ लगे हैं, तो वो कम्युनिटी हो जाएगी वहाँ पर, है ना? तो डिफरेंट स्पीसीज। और इकोसिस्टम की बात करें तो इसमें कम्युनिटी के साथ एबायोटिक कंपोनेंट भी आ जाते हैं। एंड बायोम इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, लेकिन बायोम भी अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग पॉपुलेशन की बात इस चैप्टर में करेंगे और कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे। एक टॉपिक आएगा पॉपुलेशन इंटरेक्शन, और जब दो से ज्यादा पॉपुलेशन इंटरेक्ट करेंगे तो फॉर्मेशन हो जाएगा कम्युनिटी का। तो इस चैप्टर में हम पॉपुलेशन और कम्युनिटी की बात करेंगे। अगला जो चैप्टर है उसमें हम इकोसिस्टम पढ़ेंगे। ऑर्गेनिज्म और बायोम हमारे सिलेबस में नहीं है। इस यूनिट का तीसरा और आखिरी चैप्टर जो है वो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पॉपुलेशन का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक ही जाति के बहुत सारे लोग रहते हों। तो पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म of same species that live in a particular area share or compete for similar resources। इकोलॉजी में रिसोर्स का मतलब फूड एंड स्पेस से। तो अगर एक जैसे रिसोर्स के लिए या तो साझेदारी करते हो या फिर झगड़ा करते हो, एंड पोटेंशियली इंटरब्रीड यानी आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बच्चे पैदा करते हो। अब यहाँ पर जैसे बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, इसे फिशन करता है और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाता है। तो इसका जो बैक्टीरिया का ग्रुप है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है, लेकिन इकोलॉजिकल स्टडीज के लिए इस ग्रुप को भी हम पॉपुलेशन मान लेंगे। जबकि डेफिनेशन कहती है कि भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो ग्रुप पैदा होना चाहिए, लेकिन ऐसा ग्रुप जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा हुआ है उसे भी पॉपुलेशन स्टडी के लिए, इकोलॉजिकल स्टडी के लिए हम लोग पॉपुलेशन कंसीडर कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखें पॉपुलेशन के, तो बैक्टीरिया इन अ कल्चर प्लेट, ऑल द लोटस प्लांट इन अ पॉन्ड। अब लोटस प्लांट कह दें या फिर जलकुंभी कह दें, वाटर हाइसिंथ कह दें, ठीक ही। ऑल द कार्मोरेंट्स इन अ वेटलैंड, जलकाक कहते हैं, पक्षी होते हैं जो एक जगह पर पाए जाते हैं। रेट्स इन एन अबंडेंट ड्वेलिंग, भाई हमारा घर था पुराना, हमने रहना छोड़ दिया वहां पर, चूहों की पॉपुलेशन आ गई वहां पर। टीक ट्री इन ऑन अ फॉरेस्ट ट्रैक, जंगल के बीच से एक रास्ता जा रहा है, उसके दोनों साइड में टीक ट्रीज लगे हुए हैं। अब टीक ट्री हो, मैंगो ट्री हो, लेकिन एक ही जाति के होने चाहिए। नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट एट पॉपुलेशन लेवल, वो डार्विन का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन पॉपुलेशन लेवल पे एक्ट करता है। और पॉपुलेशन इकोलॉजी इकोलॉजी की एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है, क्योंकि ये इवोल्यूशन और पॉपुलेशन जेनेटिक्स को कनेक्ट करता है। और पॉपुलेशन जेनेटिक्स तो आप जानते हैं, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। अब पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट की बात करते हैं। पॉपुलेशन में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाते हैं, जैसे बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज डिस्ट्रीब्यूशन। एक ऑर्गेनिज्म की बर्थ या डेथ होती है, लेकिन पॉपुलेशन में बर्थ रेट या डेथ रेट होता है। ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर सेक्स होगा, मेल या फीमेल, लेकिन पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो होगा। ऑर्गेनिज्म की एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर एज होगी, लेकिन पॉपुलेशन में एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो बर्थ रेट की अगर हम बात करें तो बर्थ रेट और डेथ रेट को हम पर कैपिटा में रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल बी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, डेथ रेट को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। और बर्थ रेट और डेथ रेट को निकालने के लिए हम चेंज इन पॉपुलेशन अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन करते हैं। जैसे कहा गया कि इन अ पॉन्ड देयर आर 40 लोटस प्लांट, 10 न्यू प्लांट्स आर एडेड थ्रू रिप्रोडक्शन इन अ ईयर, व्हाट इज द बर्थ रेट? तो बर्थ रेट इज इक्वल टू चेंज इन पॉपुलेशन अपॉन ओरिजिनल। तो 40 लोटस प्लांट थे ओरिजिनल और 10 प्लांट नए रिप्रोडक्शन के द्वारा पैदा हो गए, तो चेंज हुआ 10 का, 40 ओरिजिनल थे, यानी 0.25 इंडिविजुअल पर लोटस पर ईयर। कह रहे कि 5 फ्रूट फ्लाई लेबोरेटरी में मर गई 25 में से, तो डेथ रेट क्या होगा? तो 5 मर गई, चेंज 5 का हुआ, 25 ओरिजिनल थी, 0.2 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। फॉर्मूला वही लगाएंगे। सेक्स रेशियो की बात करें तो सेक्स रेशियो में पॉपुलेशन में हम ये बताते हैं कि इतने परसेंट लोग मेल हैं और इतने परसेंट लोग फीमेल हैं। एज डिस्ट्रीब्यूशन, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ऑर्गेनिज्म की एक डेफिनेट एज होती है, लेकिन
पॉपुलेशन में एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एज डिस्ट्रीब्यूशन में हम ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट एज में डिवाइड कर लेते हैं। एज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो एज पिरामिड हम लोग बनाते हैं, इस एज पिरामिड में 3 तरह के इंडिविजुअल हम लोग रखते हैं और एक ही पिरामिड के अंदर मेल और फीमेल दोनों को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर 3 तरह के इंडिविजुअल होते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव बेस पे होता है, मिडिल में रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन और पोस्ट रिप्रोडक्टिव टॉप पे होता है। अब 3 तरह के एज पिरामिड बनते हैं, एक इंक्रीजिंग होता है, दूसरा स्टेबल होता है और तीसरा डिक्लाइनिंग होता है। कैसे पहचानेंगे? देखिए, अगर इंक्रीजिंग या एक्सपेंडिंग या ग्रोइंग पॉपुलेशन है तो ट्रायंगुलर होगी और यहाँ पर जो प्री रिप्रोडक्टिव या यंग इंडिविजुअल हैं वो रिप्रोडक्टिव की तुलना में ज्यादा होंगे। अगर स्टेबल है तो प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव बराबर होंगे, बेल शेप करवाएगा। और अगर अर्न शेप यानी कलश के आकार का, है ना, आपको कर्व मिल रहा है तो वहां पर आपको डिक्रीजिंग या डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन दिखाई देगी और यहां पर आप पहचानेंगे कि प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव की तुलना में कम है। तो प्री रिप्रोडक्टिव अगर रिप्रोडक्टिव से ज्यादा है तो इंक्रीजिंग है, बराबर है तो स्टेबल है और कम है तो डिक्लाइनिंग हो गया। ऐसे पहचान लेना एग्जाम में आप। पॉपुलेशन डेंसिटी अगला टॉपिक हमारा है। पॉपुलेशन डेंसिटी को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी का सीधा मतलब है पॉपुलेशन साइज, ठीक है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज हमें उस पॉपुलेशन के स्टेटस के बारे में बताता है कि भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है या फिर घट रही है। अब पॉपुलेशन की जो डेंसिटी वो कई सारी चीजों पर निर्भर है, जैसे कि प्रिडेशन प्रेशर, भाई शिकार अगर ज्यादा हो रहा है तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड, भाई पेस्टिसाइड डाल देंगे तो पेस्ट की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। इम्पैक्ट ऑफ कंपटीशन, फूड अवेलेबिलिटी, खाना ज्यादा उपलब्ध है तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी और कम है तो घट जाएगी। अब कोई भी कारण हो, अल्टीमेट रीजन कुछ भी हो, लेकिन 4 बेसिक प्रोसेस हैं जिनके द्वारा पॉपुलेशन डेंसिटी में चेंज होता है। इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन, नेटिलिटी एंड मोर्टेलिटी, जिसमें से इमिग्रेशन और नेटिलिटी पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाते हैं जबकि मोर्टेलिटी और इमाइग्रेशन पॉपुलेशन डेंसिटी को घटाते हैं। नेटिलिटी को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, मोर्टेलिटी को कैपिटल डी से, इमिग्रेशन को कैपिटल आई से और इमाइग्रेशन को कैपिटल ई से और पॉपुलेशन डेंसिटी को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि भाई पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे मेजर करें, तो पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने के कई सारे तरीके हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी को जनरली हम नंबर में मेजर करते हैं और नंबर बहुत कम भी हो सकता है और बहुत ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। नंबर सबसे अप्रोप्रिएट मेजर है पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने का, सबसे बढ़िया तरीका। तो बहुत लोग जैसे लेस देन 10 साइबेरियन क्रेन एट भरतपुर वेटलैंड, और बहुत ज्यादा भी हो सकता है क्ले माइडोमोनास इन अ पॉन्ड, मिलियंस में हो सकता है। लेकिन कभी कभी जो नंबर का तरीका है मीनिंगलेस हो जाता है या फिर इम्पॉसिबल हो जाता है, मतलब हम काउंट ही नहीं कर सकते पॉपुलेशन को। तो जैसे कि एक बानियन ट्री और 200 पार्थेनियम प्लांट है। अब अगर हम नंबर के हिसाब देखें तो हमें लगेगा पार्थेनियम प्लांट की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन यहां पर हम बानियन ट्री के रोल को अंडर एस्टिमेट कर दे रहे हैं। एंड डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ बानियन ट्री। तो इस केस में हम परसेंट कवर या बायोमास के फॉर्म में पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करेंगे और इस बेसिस पर बानियन ट्री की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। अब जैसे एक बैक्टीरिया कल्चर प्लेट में, अब यहां पर पॉपुलेशन बहुत विशाल है और इसकी काउंटिंग पॉसिबल नहीं है या बहुत टाइम कंज्यूमिंग, तो उस केस में हम बायोमास का यूज कर लेते हैं। मछली कितनी है एक तालाब में, इसकी एब्सोल्यूट डेंसिटी का हम पता नहीं लगा सकते, एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, तो हम रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी का पता लगाते हैं और इसके लिए फिश कॉट पर ट्रैप मेथड यूज करते हैं, इसे मार्क एंड रिकैप्चर मेथड भी कहा जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी को कभी कभी हम बिना देखे हुए या बिना काउंट किए हुए बताते हैं, जैसे टाइगर सेंसस, बाघों की जो जनगणना है नेशनल पार्क में, टाइगर सेंसस जो हम करते हैं ना टाइगर रिजर्व में, उस वो पगमार्क और फिकल पैलेट के आधार पे करते हैं, पद चिन्ह के आधार पे, और इनके जो फिकल पैलेट होते हैं, जो मल गुटिकाएं होती हैं, उनके आधार पे करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन डेंसिटी स्टैटिक पैरामीटर नहीं है, पॉपुलेशन लगातार चेंज होती रहती, प्रिडेशन प्रेशर, फूड अवेलेबिलिटी, एडवर्स वेदर की वजह से, है ना। और चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर इनमें कोई चेंज हो रहा है तो इससे हमें पता चलेगा कि पॉपुलेशन बढ़ रही या फिर घट रही है। जैसे मैंने बताया कि भैया
इमिग्रेशन और नेटिलिटी पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, मॉर्टेलिटी और इमाइग्रेशन घटाते हैं। तो इसका मतलब है कि t+1 टाइम पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो nt प्लस b प्लस आई माइनस डी प्लस, इस फॉर्मूले के आधार पे आपसे नीट में सवाल पूछे जा चुके हैं। अगर b प्लस आई की वैल्यू d प्लस ई से ज्यादा तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, अगर b प्लस आई डी प्लस ई से कम है तो पॉपुलेशन डेंसिटी घटेगी, और दोनों अगर बराबर है तो पॉपुलेशन स्टेबल, जो कि जनरली होती नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर एक सवाल आपको सॉल्व करके दिखाया भी गया है, देखिएगा इसको करके आप। अब करें नॉर्मल कंडीशन में नेटिलिटी और मॉर्टेलिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉपुलेशन की डेंसिटी को डिटरमाइन करने में, नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन स्पेशल कंडीशन में जैसे कि एक हैबिटेट अभी जस्ट कॉलोनाइज किया गया है, एक नई कॉलोनी अभी शहर के बाहर बनाएगी, तो वहां पर इमिग्रेशन का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा नेटिलिटी की तुलना में। अब आते हैं ग्रोथ मॉडल एंड लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। दो तरह के ग्रोथ मॉडल यहां पर हैं, एक है एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक ग्रोथ और दूसरा है लॉजिस्टिक ग्रोथ। अगर रिसोर्स अनलिमिटेड है, फूड और स्पेस अनलिमिटेड है, तो फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, और अगर लिमिटेड रिसोर्स है तो फिर लॉजिस्टिक ग्रोथ, एल फॉर लिमिटेड, एल फॉर लॉजिस्टिक, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अच्छा, नेचर किसी को अनलिमिटेड रिसोर्स देता नहीं, यानी जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो जनरली होती ही नहीं है। रियलिस्टिक जो ग्रोथ है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ ही है। तो आपको इक्वेशन ध्यान रखनी है, ग्राफ ध्यान रखने हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से नंबर बढ़ता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में। तो अगर डार्विन की हम बात करें, डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया, और इन्होंने कहा कि हर स्पीसीज में, हर पॉपुलेशन में, हर स्पीसीज में इन्नेट एबिलिटी होती है अपने नंबर को बढ़ाने की, और इन्होंने हाथी का एग्जाम्पल दिया कि हाथी बहुत स्लोली ग्रो करता है, लेकिन अगर उसको भी अनलिमिटेड रिसोर्स दिए जाएं तो 600 साल में धरती पर केवल हाथी हाथी बचेंगे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन देखें तो dn ओवर dt इज इक्वल टू b माइनस डी मल्टीप्लाइड विद n, और अगर b माइनस डी को हम देखें और इसको हम r मान लें, है ना, b माइनस डी को हम r मान लें, तो ये हो जाएगा dn ओवर dt इज इक्वल टू आर एन, जहां पर r को कहेंगे इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज या पॉपुलेशन इंडेक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। और r जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी पॉपुलेशन के ऊपर बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर का क्या इंपैक्ट हो रहा है पता लगाने का। आर की जो वैल्यू है नॉर्वे रेड के लिए 0.015, फ्लोर बीटल के लिए 0.12, ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए इंडिया में 1981 में 0.0205, ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन की इंटीग्रल फॉर्म है nt इज इक्वल टू एन नॉट ई टू पावर आर टी, पूछा जा चुका, दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एन नॉट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0 जब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, एनटी पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, एंड ई इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉग जिसकी वैल्यू 2.71828 होती है। अब लॉजिस्टिक ग्रोथ तब होती है जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, और ये रियलिस्टिक ग्रोथ सही मायने में यही ग्रोथ पाई जाती है ना। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जब होती है तो लिमिटेड रिसोर्स की वजह से जो इंडिविजुअल होते हैं उनके बीच कंपटीशन स्टार्ट होता है, और यहां पर कैरिंग कैपेसिटी भी, कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर दैट कैन अ नेचर सपोर्ट एंड बियॉन्ड विच नो ग्रोथ इज पॉसिबल। कह रहे एक पर्टिकुलर, भाई कोई भी हैबिटेट उसके पास इतना रिसोर्स है जिससे वो एक पॉसिबल नंबर को सपोर्ट कर सकता है जिसके ऊपर फर्दर ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, उसे हम लोग कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। तो देखिए एक्स लॉजिस्टिक ग्रोथ की इक्वेशन है डीएन और डीटी इक्वल टू आर एन के माइनस वन ओवर के, है ना, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं के माइनस एन ओवर को के वन माइनस एन ओवर के कह सकते हैं, यानी डीएन ओवर डीटी इक्वल टू आर एन वन माइनस एन ओवर के, जहां पर के माइनस एन ओवर के या वन माइनस एन ओवर के ये एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस को बताता है। अब अगर हम ग्राफ देखें यहाँ पर तो एक्स एक्सिस पे टाइम ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन डेंसिटी ले रहे हैं, और अगर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को देखें तो ये जे शेप का कर्व मिल रहा है, और अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ को तो ये सिग्मॉइड या एस कर्व मिल रहा है, और सिग्मॉइड कर्व में आप देखें तो इनिशियल लैग फेज है, फिर फेज ऑफ एसिलरेशन, फिर फेज ऑफ डेसिलरेशन, और फिर एसिम्प्टोट फेज आ जाती है जहां पर
कैरिंग कैपेसिटी हमें मिल जाती है। देखो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है उसमें वो कैरिंग कैपेसिटी क्रॉस कर जाती है, लेकिन अगर आप लॉजिस्टिक ग्रोथ को देख रहे हैं तो ये कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर नहीं जा सकती है, क्योंकि एक पॉपुलेशन के पास जिस हैबिटेट में वो रहती है उसके पास इतना ही रिसोर्स है जिससे पॉसिबल नंबर ही सपोर्ट हो सकता है, उसके ऊपर फर्दर ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व को वेरहोस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कहा जाता है। ठीक है, अब अगर करें कि व्हेन ग्रोथ रेट विल बिकम जीरो, अगर ग्रोथ रेट जीरो हो जाए, ग्रोथ रेट, हाँ, अगर एन और के की वैल्यू जो है ये बराबर हो जाए तो आप देख सकते हैं कि चेंज इन पॉपुलेशन जो है वो जीरो। ऐसा भी सवाल पूछा गया नीट में। करें कि इन लॉजिस्टिक ग्रोथ एसिम्प्टोट इज ऑब्टेन्ड। एसिम्प्टोट मतलब एन और के की वैल्यू जो है वो बराबर हो गई, तो उस केस में जो चेंज इन पॉपुलेशन वो जीरो हो जाएगा, मतलब पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में आपको चार बातें ध्यान रखनी है कि कुछ ऑर्गेनिज्म लाइफ टाइम में केवल एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं, बनाना, बम्बू एंड पैसिफिक सॉल्मन फिश। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो लाइफ टाइम में कई बार रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द बर्ड एंड मैमल। कुछ ऑर्गेनिज्म लार्ज नंबर में स्मॉल साइज के ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, जैसे पेलाजिक फिशेज एंड ओयस्टर, और उल्टा कुछ ऑर्गेनिज्म स्मॉल नंबर में लार्ज साइज के ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, जैसे बर्ड एंड मैमल्स। पॉपुलेशन इंटरेक्शन, जब पॉपुलेशन इंटरेक्ट करती तो कम्युनिटी का फॉर्मेशन होता है, यानी अब हम कम्युनिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी कि कोई भी स्पीसीज किसी भी हैबिटेट में अकेले सरवाइव नहीं कर सकती, एक कम से न कम दूसरी स्पीसीज होनी चाहिए जिसपे वो फीड कर सके। ठीक है, तो कोई भी अकेले सरवाइव नहीं कर सकता। दो तरह के पॉपुलेशन इंटरेक्शन होते हैं, इंटर स्पेसिफिक एंड इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन में जो इंटरेक्शन होता है दो जातियों के बीच में होता है, दो जातियों के बीच में, ये 6 तरह का हम लोग पढ़ेंगे। इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन एक ही स्पीसीज के सदस्यों में होता है, जैसे कैनिबैलिज्म, इस सांपों में पाया जाता है। सांप अपनी ही जात के दूसरे सांप को खा लेता है। तो इंट्रा आपके सिलेबस में नहीं, इंट्रा स्पेसिफिक है। और इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन 6 तरह के हैं। अगर दो जातियों में दोनों को फायदा हो रहा प्लस प्लस तो म्यूचुअलिज्म, दोनों को नुकसान हो रहा है तो कंपटीशन। एक को फायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है तो प्रिडेशन एंड पैरासिटिज्म। एक को फायदा हो रहा है, दूसरा न्यूट्रल है तो कमेंसलिज्म। और एक को नुकसान हो रहा है, दूसरा न्यूट्रल है तो अमेंसिलिज्म। अमेंसिलिज्म डिटेल में आपको एनसीईआरटी में दिया नहीं गया, लेकिन सवाल पूछा तो हम लोग उसको भी जान लेंगे। देखो, जैसे अगर हम बात करें एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक जो होती है, जैसे पेनिसिलियम नोटेटम नाम का फंगस एंटीबायोटिक पेनिसिलिन प्रोड्यूस करता है। और ये जो पेनिसिलिन है ये पैथोजन को मार देता है, लेकिन पैथोजन मर गया उसको तो नुकसान हो गया, लेकिन इससे पेनिसिलियम को क्या फायदा हुआ, कोई नुकसान हुआ, कुछ नहीं पता। मतलब ना तो फायदा ना ही नुकसान हो रहा है, तो ये जीरो और माइनस टाइप का रिलेशन, दिस इज अमेंसिलिन। नीट में पूछा गया सवाल है। प्रिडेशन, पैरासिटिज्म और कमेंसिलिज्म में एक चीज कॉमन है कि जो दो इंटरेक्टिंग स्पीसीज होती हैं वो क्लोजली टुगेदर एक दूसरे के नजदीक रहती हैं। तो पहले आते हैं प्रिडेशन। प्रिडेशन प्लस माइनस टाइप का रिलेशन है, एक को फायदा एक को नुकसान। जिससे फायदा होता है वो प्रिडेटर और जिससे नुकसान है वो प्रे है ना। जैसे अगर हम टाइगर और डियर की बात करें तो टाइगर को फायदा हो रहा है और डियर को नुकसान हो रहा है। इसी तरह ग्रास और डियर की बात करें तो इस केस में जो डियर हो प्रेडेटर हो जाएगा और ग्रास प्रे हो जाएगी, है ना। ग्रास और गोट की बात करें तो जो ग्रास है वो प्रे है और गोट प्रेडेटर हो जाएगी। यहाँ पर स्पैरो अगर किसी सीड को खा रही है तो सीड प्रे हो गया और स्पैरो प्रेडेटर हो गया। तो इकोलॉजी में हम लोग जो हर्बीवोर होते हैं वो भी, उनको भी प्रेडेटर कंसीडर करते हैं। एनसीईआरटी कहता है ये भी प्रेडेटर से कम नहीं है। प्रिडेशन का क्या इंपॉर्टेंस है? पहला इंपॉर्टेंस ये है कि प्रिडेशन वो तरीका है जिसके द्वारा एक ट्रॉफिक लेवल की जो एनर्जी है वो अगले ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफर होती है। ये नेचर का बनाया गया तरीका है। प्रेडेटर प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, जैसे टाइगर जो है वो डियर की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। ऑस्ट्रेलिया में अर्ली 1920s में प्रिकली पियर कैक्टस को इंट्रोड्यूस किया गया और इस कैक्टस ने वहां ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। तब फिर जहां से कैक्टस लाया गया था वहीं से कैक्टस फीडिंग मॉथ, इसका प्रेडेटर लाया गया, तब जाके कैक्टस की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सका। यानी प्रेडेटर ने प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है एग्रीकल्चर में, भी जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा,
माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वो भी प्रिडेशन पर ही आधारित। वहां पर पॉइंट हमने पढ़ा था भाई, लेडी बर्ड बीटल एफिड को कंट्रोल करे तो कैसे? प्रिडेशन के द्वारा। ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो को कंट्रोल करा कैसे? प्रिडेशन के द्वारा। तो यहां लिखा भी है। तो प्रिडेशन पर आधारित है बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। प्रिडेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करता, कैसे? देखो, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में जो पाइसेस्टर है, पाइसेस्टर की स्टारफिश, और ये एक इंपॉर्टेंट प्रिडेटर। अब एक एक्सपेरिमेंट किया गया और सारी स्टारफिश को इस एरिया से हटा दिया गया। तो देखा गया कि एक साल के अंदर इनवर्टिब्रेट की 10 से ज्यादा जातियां एक्सटिंक्ट हो गई इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के द्वारा। यानी ये जो प्रेडेटर है स्टारफिश, ये इनवर्टिब्रेट के बीच में कंपटीशन को कम करती है और इससे सब सरवाइव कर रहे थे। लेकिन प्रेडेटर के हटने की वजह से 10 जातियां एक्सटिंक्ट हो गई, यानी डाइवर्सिटी कम हो गई। यानी प्रेडेटर के रहने से डाइवर्सिटी मेंटेन रहती है। प्रेडेटर बहुत ही प्रूडेंट होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, क्योंकि प्रेडेटर को पता है कि अगर वो बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेगा प्रे का, बहुत ज्यादा शिकार करेगा, तो प्रे खत्म हो जाएगा। और प्रे अगर खाना ही खत्म हो गया तो फिर प्रेडेटर भी खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो डिफेंस अगेंस्ट प्रेडेशन, प्रेडेटर से बचने के लिए प्रे कौन से तरीके अपनाते हैं? तो बहुत सारे तरीके हैं। जैसे, अब एक चीज और समझने की, जो प्रेडेशन की प्रॉब्लम है वो प्लांट के लिए, है ना, प्लांट के लिए ज्यादा सीवियर है एनिमल की तुलना में, क्योंकि जो प्लांट है वो भाग नहीं सकते। एनिमल भाग सकता है, तो प्लांट के लिए ज्यादा सीवियर है। तो बचने के तरीके प्लांट में क्या है? थॉर्न। ये मॉर्फोलॉजिकल मेथड डिफेंस का है। अकेसिया, कैक्टस, सिट्रस, बोगनविलिया, इनमें थॉर्न पाए जाते हैं और अपुंशिया में स्पाइन पाए जाते हैं। ये सब बचने के तरीके हैं। कैलाट्रोपिस में हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड है और एक केमिकल मेथड डिफेंस का है, मदार जिसे कहते हैं। कुछ प्लांट केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे क्विनीन, कैफीन, निकोटीन, ओपियम, स्ट्राइकिनिन। ये सारे केमिकल प्लांट हर्बीवोर से बचने के लिए प्रोड्यूस करता है। कैमोफ्लेचिंग, क्रिप्ट, कई सारे जैसे फ्रॉग हो गया और कुछ स्पीसीज है इंसेक्ट की, ये कैमोफ्लेचिंग करती, यानी इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने कलर को बदल लेती हैं और इस तरीके से अपने प्रेडेटर से बच जाती हैं। मोनार्क बटरफ्लाई का प्रेडेटर बर्ड है। तो मोनार्क बटरफ्लाई क्या करती है? ये अपनी कैटरपिलर यानी लार्वल स्टेज में एक पॉइजनस वीड को खा लेती है, जिसके वजह से हाईली डिस्टेस्टफुल हो जाती है। और डिस्टेस्टफुल होने की वजह से जो इसका प्रेडेटर है मोनार्क बटरफ्लाई का शिकार नहीं करती है। ठीक, अगला है कंपटीशन। कंपटीशन माइनस माइनस टाइप का रिलेशन, मतलब यहां पर जो दो जातियां हैं दोनों को ही नुकसान हो रहा है। ठीक है। तो कंपटीशन इज अ प्रोसेस इन विच फिटनेस यानी हाई आर वैल्यू, रिप्रोडक्टिव फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज। डार्विन ने जब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में बताया, तो इन्होंने कहा कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन एक इंपॉर्टेंट फोर्स है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में। नीट में पूछा जा चुका है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इन जनरल, सामान्य तौर पे प्लांट और हर्बी और कंपटीशन से ज्यादा बुरे तरीके से प्रभावित होते हैं कार्निवोर की तुलना में। और कंपटीशन ज्यादा सीवियर होता है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में जो सेम हैबिटेट में रहती हैं। गाउस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बहुत पूछा गया नीट में। ये कहता है कि दो क्लोजली रिलेटेड जातियां जो सेम रिसोर्स के लिए कंपटीशन करेंगे, और रिसोर्स कैसे हैं? लिमिटिंग। ऐसी दो जातियां इनडेफिनिट टाइम तक को एग्जिस्ट नहीं कर सकती और जो इंफीरियर है वो एलिमिनेट कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। फिर ये बात सही हो सकती है जब रिसोर्स लिमिटिंग हो। अगर रिसोर्स बहुत ज्यादा है तो ये बात सही नहीं है। तो अब यहां पर जो गाउस ने कहा कि भैया क्लोजली रिलेटेड जातियों में कंपटीशन होता है, लेकिन हमारे पास ऐसे एग्जांपल की अनरिलेटेड जातियों में भी कंपटीशन होता है। जैसे साउथ अमेरिकन लेक में जो अबिंगडन टॉर्टॉइज हैं, यहां पर नहीं, अबिंगटन टॉर्टॉइज दूसरा केस, जो विजिटिंग फ्लेमिंगोज हैं चिड़िया, और जो इसमें रेजिडेंट फिशेज होती हैं, तो इन दोनों का कॉमन फूड है जूप्लैंक्टन। और जूप्लैंक्टन के लिए मछली और चिड़िया, देखो दोनों अनरिलेटेड जातियां हैं, दोनों का फूड कॉमन है जूप्लैंक्टन, तो इसके लिए दोनों आपस में कंपटीशन कर रही हैं। तो कंपटीशन होने के लिए अनरिलेटेड स्पीसीज का मतलब
क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का होना जरूरी नहीं है, अनरिलेटेड जातियों में भी कंपटीशन होता है। दूसरा, अनलिमिटेड या अबंडेंट रिसोर्स। भाई अनलिमिटेड रिसोर्स तो नेचर देता नहीं, लेकिन अबंडेंट रिसोर्स प्रोवाइड कर सकता है। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई जाति, अगर रिसोर्स बहुत है, खाना और रहने की जगह बहुत है, लेकिन एक जाति दूसरे जाति के काम में टांग अड़ाएगी, इसे कहते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। इंटरफेरेंस कंपटीशन। अब गाउस के प्रिंसिपल को सपोर्ट करने वाले केस भी हमारे पास है, जैसे अबिंगडन टॉर्टॉइस गैलापागोस आइलैंड में रहते थे, और जब वहां पर गोट को इंट्रोड्यूस किया गया, तो एक डेकेड मतलब 10 साल के अंदर जो अबिंगडन टॉर्टॉइस थे वो गैलापागोस आइलैंड से खत्म हो गए। क्यों? ड्यू टू ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ गोट। बकरियों के चरने की क्षमता ज्यादा है, एक्सटिंक्ट हो गए। तो यहां पर दोनों का फूड कॉमन है, ग्रास, और इस वजह से जो अबिंगडन टॉर्टॉइस जो एक्सटिंक्ट हो गए। कोनेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में किया गया, और यहां पर दो बार्नेकल की जातियां हैं, बैलेनस एंड चैथेमेलस। बार्नेकल सुपीरियर और लार्जर है, और चैथेमेलस इंफीरियर और स्मॉल है। इस एरिया से बैलेनस ने इंफीरियर को एक्सक्लूड कर दिया, इंफीरियर को उस एरिया से बाहर कर दिया, तो ये गाउस के नियम का सपोर्ट कर रहा है। कॉम्पिटिटिव रिलीज हमें ये बताता है कि कंपटीशन नेचर में होता है। यहां पर क्या किया गया कि दो जातियां हैं, ए और बी, जो बी हो सुपीरियर है और ए इंफीरियर है। तो सुपीरियर जाति की वजह से ए का जो एरिया है, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, वो बहुत नैरो है, बहुत सीमित क्षेत्र है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया और बी को हटा दिया गया, तो देखा गया ए का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया बढ़ गया। यानी नेचर में कंपटीशन होता तो है। अब कंपटीशन से बचने के लिए रिसोर्स पार्टीशनिंग का जो तरीका है, ये मैक ऑर्थर के द्वारा बताया गया। गाउस ने कहा था दो क्लोजली रिलेटेड जातियां एक ही हैबिटेट में सरवाइव नहीं कर सकती। मैक ऑर्थर ने दिखाया कि 5 क्लोजली रिलेटेड जातियां, वार्बलर की छोटी चिड़िया है ये, एक ही पेड़ पर रहती हैं और ये कंपटीशन से बचाव करती हैं और एक साथ कोएग्जिस्ट करती। किस वजह से? इन्होंने चारा खोजने का तरीका, चारा खोजने का समय बदल लिया। तो बिहेवियरल डिफरेंसेस इन देयर फोरेंसिक पैटर्न एंड टाइम। अगला है पैरासिटिज्म, मतलब एक जाति को फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है, प्लस माइनस टाइप। जिससे फायदा हो रहा है वो पैरासाइट, और जिससे नुकसान हो रहा है वो होस्ट है। अब यहां पर अगर हम पैरासिटिज्म की बात करते हैं, तो पैरासाइट जो होते हैं वो दो तरीके के हैं। अगर बॉडी के सरफेस पर रहते हैं तो उन्हें एक्टोपैरासाइट कहते हैं, जैसे लाइस ऑन ह्यूमन, जुआ जिसे आप कहते हैं, टिक्स ऑन डॉग, कॉपीपॉड ऑन मरीन फिश, कस्कुटा ऑन हेज प्लांट। कस्कुटा एक पैरासिटिक प्लांट है, प्लांट किंगडम में आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप पढ़ते हैं इसके बारे में। साइक्लोस्टोम जितने होते हैं सब एक्टोपैरासाइट होते हैं मरीन फिशेस के ऊपर। पैरासिटिज्म जो है ये हर एक टेक्सोनॉमिक ग्रुप में विकसित हुआ, चाहे आप वर्टिब्रेट की बात करें, इनवर्टिब्रेट की बात करें, आप प्लांट की बात करें, सभी में विकसित हुआ, क्योंकि यहाँ पर फ्री लॉजिंग एंड फ्री मील मिलता है, मुफ्त का रहना और मुफ्त का खाना। एंडोपैरासाइट की अगर हम लोग बात करें, तो एंडोपैरासाइट बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे साल्मोनेला टाइफी स्मॉल इंटेस्टाइन में, प्लाज्मोडियम आरबीसी और लिवर सेल में, ह्यूमन लिवर फ्लूक लिवर में, एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लंग्स को इन्फेक्ट करता है। जो एंडोपैरासाइट होते हैं उनकी लाइफ साइकिल बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और इनको एक या दो वेक्टर भी चाहिए होते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम की बात करें, तो प्लाज्मोडियम में एक प्राइमरी होस्ट है जिसमें बीमारी होती है, और एक सेकेंडरी होस्ट है जिसे इंटरमीडिएट होस्ट या वेक्टर भी कहा जाता है। प्राइमरी होस्ट प्लाज्मोडियम में ह्यूमन है और सेकेंडरी होस्ट फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है। ह्यूमन लिवर फ्लूक की बात करें, जिसे ऑफिस्टोरिकस कहते हैं, इसका प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है और सेकेंडरी होस्ट दो हैं, स्नेल एंड फिश। सीप लिवर फ्लूक फैशुला हेपेटिका, इसका प्राइमरी होस्ट सीप है और सेकेंडरी होस्ट स्नेल है। एंडोपैरासाइट की लाइफ साइकिल बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इनको बहुत स्पेशलाइजेशन है, एडॉप्टेशन करने पड़ते हैं। जैसे ये अननेसेसरी सेंस ऑर्गन को लॉस कर देते हैं, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन सकर हुक, ताकि ये अपने होस्ट से चिपके रह सकें। और आपने देखा कि प्लेटी हेलमिंथ में हमने बात की थी इस बारे में। पैरासाइट जो होते हैं उनमें मार्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर जो होते हैं बहुत सिंपल हो जाते हैं, लेकिन इनकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है उस पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे पैरासाइट होते हैं जो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, मतलब वो होस्ट की एक पर्टिकुलर जाति को ही इन्फेक्ट कर सकते हैं।
अब यहाँ पर अगर होस्ट अपने पैरासाइट से बचने के लिए कोई मैकेनिज्म विकसित करता है, तो पैरासाइट उस मैकेनिज्म को रेजिस्ट करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए तरीके अपने अंदर विकसित करता है। यानी होस्ट की वजह से पैरासाइट भी विकसित हो रहा है, इसे हम को एवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ज्यादातर पैरासाइट अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी मोस्ट ऑफ द पैरासाइट आर पैथोजन। एक स्पेशल केस है ब्रूड पैरासिटिज्म, कोयल और क्रो का। इन दोनों का ब्रीडिंग सीजन स्प्रिंग टू समर होता है, तो क्रो अपना घोंसला बना के अपने अंडे देता है। जो कोयल है अपना घोंसला नहीं बनाती, वो क्रो के घोंसले में अपने अंडे रख देती है, और जो क्रो है उसके अंडों की देखभाल करता है। इसे ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं, और ये भी को एवोल्यूशन का एक बढ़िया एग्जाम्पल है। अगला है कॉमेंसिलिज्म प्लस जीरो टाइप का रिलेशन। एक को फायदा, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपिफाइट ऑन मैंगो प्लांट। देखिए कसकुटा मैंगो पे ग्रो कर रहा है तो वो पैरासाइट है, लेकिन ऑर्किड अगर ग्रो कर रहा है तो वो एक एपिफाइट है। मतलब ऑर्किड खाना नहीं ले रहा है, कल रहने की जगह ले रहा है। तो ये प्लस जीरो टाइप का रिलेशन है। बार्निकल ग्रोइंग ऑन बैक ऑफ वेल, सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश, एडमशिया एंड हर्मिट क्रैब, कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, एंड रिमोरा सार्क रिलेशनशिप। लास्ट इज म्यूचुअलिज्म। दोनों जातियों को फायदा होता है। तीन एग्जाम्पल है, लाइकेन, माइकोराइजा एंड प्लांट एनिमल रिलेशनशिप। तो लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई के बीच, या ब्लू ग्रीन एल्गी और फंजाई के बीच, जहां पर दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। माइकोराइजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंजाई एंड रूट ऑफ फायर प्लांट के बीच, जहां पर दोनों जातियों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है। प्लांट एनिमल रिलेशनशिप में दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है, जैसे प्लांट डिस्पर्सर रिलेशनशिप। प्लांट यहाँ पर डिस्पर्सर को जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट देता है, और बदले में डिस्पर्सर डिस्पर्सल कराता है, इसके सीड को इधर उधर बिखेरता है, जिससे जाति को फैलने का मौका मिलता है। दूसरा प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप की बात करें, तो प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप में जो प्लांट होता है वो अपने पॉलिनेटर को रिवॉर्ड देता है, नेक्टर के फॉर्म में, पॉलन ग्रेन के फॉर्म में, या एग्लेंसाइड के फॉर्म में। सबसे जो यूजुअल कॉमन फ्लोरल रिवॉर्ड होते हैं वो नेक्टर और पॉलन ग्रेन होते हैं। एग लेइंग साइट जो होता है वो तीन लोग प्रोवाइड करते हैं। एक फिग देता है वेस्प को, है ना, और इनके बीच टाइट वन टू वन ऑब्लिगेट रिलेशनशिप पाया जाता है। मतलब फिग और वेस्प एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। और ये नीट 25 में सवाल पूछा भी गया था आपसे। युक्का और मॉथ के बीच का रिलेशनशिप भी ऐसा है। साथ ही युक्का जो है ना, वो मॉथ को एगलिंग साइड देता है, और एमार्फोफिलस अपने पॉलिनेटर को एगलिंग साइड देता है। एमार्फोफिलस जो है ना, इसमें टॉलेस्ट फ्लावर होता है, एसआरएफपी में आपने पढ़ा है, 6 फीट हाइट होती है। ऑर्किड और बीज या बम्बल बीज के बीच भी ऐसा रिलेशन पाया जाता है, लेकिन ऑर्किड की एक जात है ऑफ्रिस, बहुत नालायक है ये। मेडिटेरेनियन ऑर्किड इसे कहते हैं, और ये पॉलिनेशन कराने के लिए सेक्सुअल डिसीड, लैंगिक धोखा देता है बी को। ये प्लांट क्या करता है, अपने फूल का एक पेटल फीमेल बी की तरह बना देता है। अब मेल इसको देख के, जो मेल भी देख के अट्रैक्ट होता है, उसको लगता है कि फीमेल मिल गई, और उसकी तरफ अट्रैक्ट होके जाता है, उससे कपुलेशन करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां फीमेल है तो है नहीं, तो स्यूडो कपुलेशन कर रहा है। और इस प्रक्रिया के दौरान एक फूल से दूसरे फूल तक जब ये जाएगा, तो फिर उस केस में पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाएंगे, तो इसे सेक्सुअल डिसीट कहते हैं। एसआरएफपी में आपने उसका उल्टा पढ़ा था। वहां पर कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो बिना पॉलिनेशन कराए हुए पॉलन या नेक्टर चुराने की कोशिश करते हैं, उन्हें पॉलन या नेक्टर रॉबर कहते हैं। यहाँ उल्टा है, यहाँ पॉलिनेशन करा ले रहे हैं लेकिन रिवॉर्ड नहीं दे रहे हैं, बदले में धोखा दे रहे हैं, और धोखा भी लैंगिक धोखा, सेक्सुअल डिसीट। अब यहाँ भी को एवोल्यूशन का केस है, क्योंकि अगर मान लो कि भैया इस मेल बी को पता चल गया कि अरे मेरे साथ तो इतने दिन से बहुत धोखा हुआ, और ये मेल बी जो है ये फीमेल बी से कहे कि तुम अपना थोड़ा सा शेप साइज कलर चेंज कर लो ताकि हम पहचान जाया करें, हम पहचान नहीं पाते और जाके वहां पर स्यूडो कपुलेशन करते हैं। तो फीमेल बी में अगर शेप साइज या कलर में कोई चेंज हुआ, तो पेटल को भी वैसा चेंज करना पड़ेगा, और एक जाति की वजह से दूसरा अपने आप को बदल रहा है, दैट इज को एवोल्यूशन। तो ये हमारा टॉपिक हो गया ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अगला एक चैप्टर है इकोसिस्टम, छोटा सा चैप्टर वो भी बचा हुआ है, क्योंकि उसमें से काफी ज्यादा टॉपिक डिलीट कर दिए गए, जैसे उसमें सक्सेशन का टॉपिक था, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, को डिलीट हो गए। तो छोटा सा चैप्टर है, अगले लेक्चर में उसको हम कवर करेंगे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।